हेलो एवरीवन, दिस इज़ रवि झा। आप सबका स्वागत है आपके खुद के चैनल टारगेट फॉर आईक्यू में। आज जिस कंटेक्स्ट में आपके साथ मेरी मुलाकात हो रही है, बेसिकली उसका ऑब्जेक्ट है कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर के इम्पॉर्टेंट सेक्शंस और प्रोविज़न के बारे में जानना, जो पर्टिकुलरली लाइज करते हैं चैप्टर नंबर 1 के तहत। हालांकि किसी भी स्टेट का आप एग्ज़ाम उठाकर देख लेंगे तो आपको ये अंदाज़ा ज़रूर लग जाएगा कि चैप्टर नंबर 1 एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल अदा करता है और यहाँ से हर बार आपको क्वेश्चन किसी न किसी रूप में देखने को मिलते हैं। तो आइए देखते हैं कि सिर्फ उत्तराखंड एपीओ ही नहीं, बल्कि आने वाले वक्त में चाहे हम हरियाणा की बात करें, राजस्थान की बात करें या किसी भी अदर स्टेट के कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की बात करें, तो वहाँ पर सीआरपीसी के चैप्टर नंबर 1 की क्या रिलेवेंसी है और चैप्टर नंबर 1 से किस किस तरह के सवाल किस किस रूप में पूछे जा सकते हैं। अगर मैं बात करता हूँ क्वेश्चन नंबर 1 की, तो क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ पर बात करता है कि ये जो आपका कोड है क्रिमिनल प्रोसीजर 1973 का, ये कब लागू हुआ। अब यहाँ पर दो तरह के सवाल आपके सामने एक नज़र आते हैं। एक सवाल तो होता है कि इस एक्ट को मंजूरी कब मिली, यानी कि इसको एसेंट डेट कौन सी है, जिसका जिक्र किया गया है 25 जनवरी सन 1974 को। लेकिन अगर हम इसके इन्फोर्समेंट डेट की बात करें तो वो डेट आपकी होती है 1 अप्रैल सन 1974। तो इसको लेकर कोई कंफ्यूजन मत रखिएगा, इन्फोर्समेंट डेट अलग होती है और एसेंट की डेट बिल्कुल अलग होती है, ठीक है। अगर हम इसके दूसरे क्वेश्चंस की बात करें तो वो बात करता है कि ये जो कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर है, इसको किस तरीके से बाइफरकेट या डिवाइड किया गया है। तो इसके अंदर आपको टोटल 37 चैप्टर देखने को मिलेंगे, आपको 484 सेक्शंस देखने को मिलेंगे और आपको इसके अलावा 2 शेड्यूल भी देखने को मिलेंगे। और कई बार ये सवाल पूछा गया है एग्जामिनेशन में कि इस सीआरपीसी के अंदर कितने चैप्टर्स हैं, कितने सेक्शंस हैं, कितने शेड्यूल्स हैं, तो इसकी जानकारी आपको होनी चाहिए। तीसरी बात कि ये जो एक्ट है ये कहाँ तक अप्लाई होता है। अगर आपके पास 2018 तक का बेयर एक्ट होगा तो लगभग हर बेयर एक्ट के अंदर आपने ये शब्द या ये लाइन ज़रूर देखी होगी, दिस एक्ट एक्सटेंड्स टू द होल ऑफ इंडिया एक्सेप्ट द स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। लेकिन अब सिनेरियो पूरा का पूरा चेंज हो चुका है। तो अगर हम सीआरपीसी की बात करें और अगर आपके सामने ये 4 विकल्प हैं, तो जो बेहतर विकल्प आपके सामने होगा वो होगा टू द होल ऑफ इंडिया। हालांकि चैप्टर नंबर 4 और 5 जो हैं ये सीआरपीसी के कुछ प्रोविज़न और ट्रैवल एरिया से रिलेट करते हैं कि कहाँ पर इसके प्रोविज़न अप्लाई होंगे और कहाँ पर अप्लाई नहीं होंगे। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर आप देखेंगे तो आपको जवाब मिलेगा स्टेट ऑफ नागालैंड। हालांकि यहाँ पर अगर ट्रैवल एरियाज़ का जिक्र होता तो उन दोनों को कंबाइन करके एक बेहतरीन आंसर बनाया जा सकता था। अब यहाँ पर जो क्वेश्चन नंबर 6 है वो ये बात करता है कि क्रिमिनल प्रोसीजर कोड का जो सब्जेक्ट मैटर है ये भारतीय संविधान की किस लिस्ट के तहत फॉल होता है। लिस्ट का मतलब यहाँ पर है यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट या कॉन्करेंट लिस्ट। तो आइए जानते हैं कि तीनों लिस्ट होती क्या है। देखिए, यूनियन लिस्ट का मतलब है कि इसके ऊपर कानून बनाने का अधिकार सिर्फ और सिर्फ देश की संसद के पास है। स्टेट का मतलब होता है कि सिर्फ और सिर्फ राज्य की विधानसभा और विधान परिषद के पास है। कंकरन का मतलब ये होता है कि इसके ऊपर कानून कोई भी बना सकता है। हाँ, ये बात अलग है कि सपोज राज्य सरकार ने कानून पहले बनाया और बाद में केंद्र सरकार ने उसके ऊपर सेम कानून को बना दिया, तो जो केंद्र सरकार के द्वारा जो बनाया गया कानून है वो प्रिवेल करता है। तो सीआरपीसी जो है वो आपका कंकरेंट लिस्ट के तहत फॉल करता है, ठीक है। अब यहाँ पर एक अपराध आपसे पूछा गया है कि कॉग्निजेबल ऑफेंस का मतलब क्या होता है। तो देखिए, कॉग्निजेबल ऑफेंस एक संज्ञेय प्रकृति का अपराध होता है। दूसरी बात यह है कि यहाँ पर पुलिस ऑफिसर किसी भी व्यक्ति को बिना वारंट के गिरफ्तार भी कर सकता है, किसी भी केस को इन्वेस्टिगेट भी कर सकता है और सामान्य रूप से कॉग्निजेबल केसेस में एफआईआर सबसे पहले लॉज्ड होती है, ठीक है। अगर हम इसी कॉग्निजेबल ऑफेंस के दूसरे फीचर्स की बात करें तो यहाँ पर भी यही बात कही गई है कि वैसे तो
नॉन कॉग्निजेबल केसेस में आपने कई बार पढ़ा भी होगा और समझा भी होगा कि इन्वेस्टिगेशन को स्टार्ट करने के लिए भी उनको जुडिशियल मजिस्ट्रेट के ऑर्डर की रिक्वायरमेंट होती है, लेकिन इन द केस ऑफ द कॉग्निजेबल ऑफेंसेस द पुलिस ऑफिसर दे हैव अ पावर to investigate any kind of cases which falls within the purview of cognizable offenses, और वो किसी भी व्यक्ति को बिना वारंट के गिरफ्तार भी कर सकते हैं। ये हमने उनको पावर्स दे रखी है। फिर यहाँ पर बात की गई है आपसे कंप्लेंट का मतलब क्या होता है। तो जाहिर सी बात है, पुलिस जब अपनी रिपोर्ट्स फाइनल सबमिट कर देती है जुडिशियल मजिस्ट्रेट को, तो उसको आप पुलिस रिपोर्ट के नाम से जानते हैं और इसी को कंप्लेंट का एक तात्पर्य भी कहा जाता है। अब सवाल यहाँ पर यह है कि कंप्लेंट किससे रिलेट करता है। तो जाहिर सी बात है, कंप्लेंट आपका कॉग्निजेबल ऑफेंस से भी कोरिलेट कर सकता है और नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस से भी वो कोरिलेट कर सकता है। अब क्वेश्चन नंबर 11 को अगर आप देखेंगे, तो अगर आप अपने लॉ कॉलेज के टाइम पे ये सवाल कई बार आपसे पूछा जाता होगा कि इन्वेस्टिगेशन कौन करता है, इंक्वायरी कौन करता है, ट्रायल कौन करता है और इनका सीक्वेंस क्या है। तो देखिए, इन्वेस्टिगेशन जो होता है वो सिर्फ और सिर्फ एक पुलिस ऑफिसर के द्वारा ही कंडक्ट किया जाता है, या अगर कोर्ट ने किसी और व्यक्ति को ये पावर दे रखी है तो वो व्यक्ति भी इन्वेस्टिगेशन कर सकता है। हालांकि कोर्ट का इसके अंदर कोई भी इंटरफेरेंस बिल्कुल भी नहीं होता है। दैट मीन्स द कोर्ट इज नॉट बाउंड बाय द लॉ टू टेल टू द पुलिस ऑफिसर कि हाउ टू स्टार्ट द इन्वेस्टिगेशन, कि उनको इन्वेस्टिगेशन कैसे करना है कैसे नहीं करना है। ये अधिकार क्षेत्र प्रॉपर पुलिस डिपार्टमेंट का होता है एंड दे नो दैट वेरी वेल कि उनको किस तरीके से इसको एग्जीक्यूट करने की ज़रूरत होती है। अब यहाँ पर जो अगला पार्ट है वो बात करता है नॉन कॉग्निजेबल केसेस। तो देखिए, जो नॉन कॉग्निजेबल केसेस होते हैं, यहाँ पर जब तक जुडिशियल मजिस्ट्रेट की इजाज़त मिल नहीं जाती है, पुलिस ऑफिसर ना तो किसी केस को इन्वेस्टिगेट करेंगे और ना ही वो किसी व्यक्ति को गिरफ्तार कर सकते हैं, यानी कि गिरफ्तारी के लिए उनको वारंट की ज़रूरत बिल्कुल पड़ेगी। दूसरी बात कि अब आपसे ये पूछा जा सकता है कि जो एक ऑफेंस है और उस ऑफेंस का नेचर जो है, अगर वो नॉन कॉग्निजेबल है, तो क्या हम उसको बेलेबल मानेंगे या सिंपल मानेंगे, बेलेबल मानेंगे या ग्रेव मानेंगे या सिर्फ ग्रेव मानेंगे। तो देखिए, कई बार ऐसा कंफ्यूजन होता है कि हम बेलेबल नॉन बेलेबल, कॉग्निजेबल नॉन कॉग्निजेबल, कंपाउंडेबल नॉन कंपाउंडेबल, समन और वारंट को एक तरह से समझने की भूल करते हैं, जबकि सभी के कॉन्सेप्ट बिल्कुल अलग अलग हैं। तो यहाँ पर चूंकि नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस है, तो जाहिर सी बात है ये एक गंभीर प्रकृति का अपराध तो बिल्कुल भी नहीं होगा और यहाँ पर बेल एज अ मैटर ऑफ राइट होता है। हालांकि बेल एज अ मैटर ऑफ राइट है या नहीं, ये तो तभी पता चलेगा जब शेड्यूल से आपको ये पता चलेगा कि क्या वो बेलेबल ऑफेंस है या वो नॉन बेलेबल ऑफेंस है। क्योंकि बेलेबल ऑफेंस में तो पुलिस थाने से भी आपको जमानत दी जा सकती है, लेकिन जब नॉन बेलेबल ऑफेंस का जिक्र होता है तो वहां पर कोर्ट अपनी डिस्क्रिप्शन का यूज करती है। ठीक है, उसके बाद देखिए, सीआरपीसी का जो क्लॉज 2 है, सेक्शन 2, इसको बहुत ही इत्मीनान से बारीकी से समझिएगा और रट जाइए एज मच एज यू कैन डू। आप जितना बेहतर कर सकते हैं वो करिए, क्योंकि यहां से एक सवाल आपको देखने को जरूर मिलेगा कि कौन सा टर्म किस क्लॉज के किस सब क्लॉज के तहत डिफाइन किया गया है। जैसा कि यहां पर 2N में ऑफेंस का जिक्र किया गया है, सीआरपीसी के 2U में आपको जिक्र मिलेगा पब्लिक प्रोसिक्यूटर का। हालांकि पब्लिक प्रोसिक्यूटर का अपॉइंटमेंट कैसे होता है, क्या उनके वर्क प्रोफाइल होते हैं, इसका भी जिक्र सीआरपीसी के आगे के सेक्शंस में देखने को आपको मिलेगा। दूसरी बात, समन केसेस क्या हैं और किस तरह के ऑफेंसेस के लिए यहाँ पे सज़ा का प्रावधान है। तो देखिए, यहाँ पर जो सज़ा होती है वो सिंपल इन नेचर की होती है। दूसरी बात, समन केस का जब ट्रायल कंडक्ट होता है तो मैक्सिमम सज़ा किसी व्यक्ति को अगर दी जाएगी तो वो सज़ा दी जा सकती है 2 साल तक की, यानी कि 2 साल से ज़्यादा की सज़ा समन केस के अंदर आप दे ही नहीं सकते हैं। फिर विक्टिम को कहाँ पर डिफाइन किया गया है, ये भी कई बार एग्जाम में पूछा गया है 2WA में, और इसको इनकॉर्पोरेट या इंसर्ट किया गया था सन 2009 में जब अमेंडमेंट हुआ था सीआरपीसी के तहत। अब अगर हम बात करते हैं वारंट केस का, तो वारंट केस का बस इतना सिंपल मतलब आप समझिए कि हर वो अपराध जिसकी सजा 2 साल से ज्यादा है
और मैक्सिमम कितनी जाएगी, डेथ सेंटेंस जाएगी। तो अगर सजा 2 साल से ज्यादा की है तो आप ये मान के चलिए कि वो केस वारंट केस के परव्यू में फॉल करेगा। और आपका अंतिम क्वेश्चन आज के इस वीडियो का है कि क्या कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर को अमेंड किया जा सकता है? बिल्कुल किया जा सकता है। और क्या अमेंड की पावर क्या सिर्फ पार्लियामेंट के पास है या स्टेट लेजिस्लेचर के पास है या किसी और के पास है? तो देखिए, यहाँ पर पार्लियामेंट भी अमेंड कर सकती है और स्टेट लेजिस्लेचर भी इसको अमेंड कर सकती है। और शायद यही वजह है कि भारतीय संविधान के कंकरेंट लिस्ट के तहत इसको शामिल किया गया था। तो ये सीआरपीसी के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है जो मेरे नज़रिए से एक महत्वपूर्ण रोल अदा करते हैं। और हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में इनसे एक सवाल आपको ज़रूर देखने को मिलेगा, एक से ज़्यादा भी देखने को मिल सकता है। लेकिन ये कन्फर्म है कि आपको एक्ट का पूरा नाम पता हो, कब उसको सहमति मिली, कब वो इन्फोर्स हुआ, उसके बारे में आपको जानकारी हो। दूसरी बात ये कि उसके अंदर टोटल कितने चैप्टर्स हैं, कितने सेक्शंस हैं, इसके बारे में आपको जानकारी हो। अगर शेड्यूल है या पार्ट हैं तो कितने शेड्यूल हैं, कितने पार्ट हैं, इसके बारे में जानकारी हो। और सबसे महत्वपूर्ण बात, किसी भी एक्ट का नंबर क्या होता है। जैसे कि सीआरपीसी का नंबर है एक्ट नंबर 2 सन 1974, ये ज़रूर ध्यान में रखिएगा। दूसरी बात ये कि हर एक्ट का कई बार प्रियम्बल या ऑब्जेक्ट आपसे पूछ लिया जाता है। तो जैसे सीआरपीसी का प्रियम्बल और ऑब्जेक्ट है कंसोलिडेट या अमेंड द लॉ रिलेटिंग टू द क्रिमिनल प्रोसीजर। तो कुल मिला के आप सिर्फ ये मत सोचिए कि चैप्टर नंबर 1 है ये बहुत ज़्यादा रेलेवेंट नहीं होगा, ये भी उतना रेलेवेंट है जितना रेलेवेंट आपके अदर प्रोविजन होंगे सीआरपीसी के तहत। दूसरी बात ये कि टारगेट फॉर आईक्यू ऑलरेडी अपनी टेस्ट सीरीज को चला रहा है डिफरेंट कॉम्पिटिटिव एग्जाम के नज़रिए से। चाहे आप उत्तराखंड एपीओ का देखें, चाहे आप हरियाणा का देखें और चाहे आप राजस्थान का देखें। तो अगर आप उस पर इनरोल्ड होना चाहते हैं तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको नंबर दिया होगा टारगेट फॉर आईक्यू का, उस नंबर पे कॉल या मैसेज करके आप उस प्लान को या उस टेस्ट सीरीज के अंदर आप ज्वाइन कर सकते हैं और देख सकते हैं कि करंट पैटर्न क्या होता है क्वेश्चन को पूछे जाने का। हालांकि कई बार मेरे पास कई सारे ऐसे सवाल आते हैं, कुछ ऐसे होते कि जिनका जवाब देना कई बार बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है कि ये बताइए सर कि जो हमें बल्क मिल रहा है या जो हमें बंच मिल रहा है क्वेश्चन बैंक का, क्या उसी से क्वेश्चन आएंगे? क्या सर उसी को क्वेश्चन हम रट ले तो क्या हमारा सिलेक्शन हो जाएगा? तो देखिए सर, मैं सिर्फ यही कह सकता हूं कि जब कभी भी कोई भी फैकल्टी किसी भी क्वेश्चन पेपर को डिज़ाइन करती है तो पिछले 5 सालों का पेपर का मूल्यांकन करती है। उत्तराखंड का होगा तो उत्तराखंड भी देखेगी, वो हरियाणा भी देखेगी, राजस्थान भी देखेगी, यूपी भी देखेगी। और वो ये कोशिश करती है कि हम उन पोर्शन को टच करें जहाँ से मैक्सिमम क्वेश्चन के पूछे जाने की संभावना है या जो पिछले साल पूछे जा चुके हैं। तो कुल मिला के ये आपके साथ मैं ज़रूर शेयर कर सकता हूँ कि जो भी टेस्ट सीरीज़ आप लेंगे उस टेस्ट सीरीज़ का जो दायरा होगा वही दायरा होगा आपके एग्जामिनेशन के पेपर का। हालांकि कुछ टेस्ट सीरीज़ के अंदर कुछ क्लरिकल मिस्टेक्स की वजह से आंसर की में कुछ गलतियां पाई गई हैं जिसको रिमूव किया जा रहा है, लेकिन आपका फोकस होना चाहिए उन सवालों के ऊपर कि वो सवाल कहाँ से पूछे गए हैं, किस चैप्टर से पूछे गए हैं, किस सेक्शन से पूछे गए हैं। और एक बार, सिर्फ एक बार अगर आपने उस सेक्शन को अच्छे से पढ़ लिया तो यकीन मानिए उस सेक्शन से अगर 10 सवाल भी पूछे गए तो उन 10 का जवाब आप दे देंगे। तो मेरी गुजारिश आप लोगों से यही होगी कि क्वेश्चन बैंक को रटने के बजाय या उसको सिर्फ रटने के अलावा अगर आप ये भी एक बार देख लें पलट के कि आखिर वो सवाल किस धारा से पूछा गया है या किस चैप्टर से पूछा गया है, तो यकीन मानिए आपके सिलेक्शन के चांसेस काफ़ी हद तक बढ़ जाते हैं। तो मेरा सिर्फ ये कहना है कि क्वेश्चन बैंक को रटिए, बहुत अच्छी बात है, लेकिन उसके साथ साथ उसको समझने की कोशिश भी कीजिए कि आखिर उसका ओरिजिन पॉइंट कहाँ से निकल कर आया है और उसके अंदर कौन कौन से ऐसे केसेस हैं जो कि आपको देखने को मिल सकते हैं। जैसे कि मैंने आपके साथ अभी की वीडियो में जिक्र किया कि चलिए ठीक है, इस एक्ट को इन्फोर्स किया गया 1 अप्रैल सन 1974 को। तो यहां पे सिर्फ आपको यही नहीं जानना है, आपको ये भी जानना है कि आखिर इस एक्ट को एसेंट कब मिली,
इस एक्ट का नंबर क्या है। कई बार वो ये भी पूछ लेते हैं कि सीआरपीसी का पूरा नाम बताइए। अब वहां पर उन्होंने द वर्ड को हटा दिया एक ऑप्शन में, तो इसका जो मोस्ट एप्रोप्रिएट आंसर होगा वो क्या होगा, वो तो यही होगा कि द कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर कॉमा 1973। तो कई बार मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के अंदर आपको सही जवाब नहीं ढूंढना रहता है, बल्कि आपको सबसे बेहतर और सही जवाब तलाशने की ज़रूरत होती है। तो आप सभी के लिए आपके आने वाले एग्ज़ाम के नज़रिए से शुभकामनाएं। सिर्फ यही कहूँगा कि ईमानदारी से जितनी मेहनत आप कर सकते हैं, ईमानदारी से उतनी करिए, ठीक है। इसके अलावा कुछ कहने की ज़रूरत है नहीं। हालांकि अभी आने वाले टाइम पे जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, चाहे वो उत्तराखंड पुलिस एक्ट के हों, चाहे वो आपके सीआरपीसी के हों, चाहे वो आपके आईपीसी के हों, और चाहे वो आपके इंडियन एविडेंस एक्ट के हों, उसकी वीडियो लगातार आपको देखने को मिलेगी। और मैं चाहूँगा कि इस वीडियो को कम से कम आप वक्त निकाल कर एक बार ज़रूर देख लें, और हो सके तो इसके नोट्स भी बना लें, क्योंकि ये आपके बहुत काम आएगा। थैंक यू so much to all of you for all your support and patience. Wishing you all the best.